नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एडवांस बैंक मैनेजमेंट एबीएम जो हमारा पेपर है सीआईबी का, उसका यूनिट 29 कवर कर रहे हैं, दैट इज टर्म लोन। देखिए, यूनिट 29 में आप क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम टर्म लोन के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम डेफर्ड पेमेंट गारंटी के बारे में और डिफरेंस देखेंगे टर्म लोन में और डेफर्ड पेमेंट गारंटी में डिफरेंस क्या है। बेसिकली कहाँ टर्म लोन यूज होगा और कहाँ डेफर्ड पेमेंट गारंटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे टर्म लोन अप्रेजल और प्रोजेक्ट अप्रेजल में फ़र्क देखेंगे, टर्म लोन और प्रोजेक्ट अप्रेजल। ठीक है, तो टर्म लोन का अप्रेजल कैसे करेंगे और प्रोजेक्ट का अप्रेजल कैसे करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे किस तरह से अप्रेजल करते हैं, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टर्म लोन। टर्म लोन के बारे में कुछ जानकारी हम देखेंगे। देखिए, 3 तरीके हैं, या तो टर्म लोन देंगे हम किसी भी एंटरप्राइजेज को, या वर्किंग कैपिटल देंगे, या वर्किंग कैपिटल टर्म लोन देंगे। कोई भी एंटरप्राइजेज है, उसको माना कैपिटल एक्वायर करनी है, फिक्स्ड एसेट खरीदना है, तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा टर्म लोन। देखिए, बैंक प्रोवाइड टर्म लोन नॉर्मली फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए हम क्या देंगे, टर्म लोन देते हैं। ठीक है, कई केसेस में जैसे पर्सनल लोन है, कंजम्पशन लोन है, एजुकेशन लोन है, ये भी टर्म लोन की फॉर्म में दिखते हैं, पर ये इंडिविजुअल के लिए देते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी एंटरप्राइजेज के लिए लोन देने की। वाइल द वर्किंग कैपिटल लोन आर प्रोवाइडेड फॉर सस्टेनिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट इज करंट एसेट लेवल। देखिए, आप देखते हैं ये बैलेंस शीट जैसे हम बनाते हैं, तो यहाँ पे हम फिक्स्ड एसेट लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं हम करंट एसेट। सिर्फ फिक्स्ड एसेट के दम पे कोई भी एंटरप्राइजेज नहीं चल सकता, उसको डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट रहती है। अगर उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है तो मशीन्स का वो क्या करेंगे जब तक रॉ मटेरियल का पैसा नहीं है। तो किसी भी एंटरप्राइजेज को टर्म लोन भी लगता है और उसको वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत रहती है। ठीक है, कई केसेस में क्या होता है, इसको हटा देता हूं मैं, आगे देखिए, इन एक्सेप्शनल केसेस बैंक प्रोवाइड टर्म लोन फॉर करंट एसेट आल्सो, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। देखिए, जहाँ पे करंट एसेट की शॉर्टेज होती है वहाँ पे वर्किंग कैपिटल टर्म लोन भी बैंक देती है। एज वी आर अवेयर द बिजनेस एंटरप्राइज इज सपोज टू ब्रिंग ए पार्ट ऑफ इट्स फंड रिक्वायर्ड टू मेंटेन डिजायर्ड लेवल ऑफ करंट एसेट फ्रॉम इट्स लॉन्ग टर्म सोर्सेज, कैपिटल या टर्म लाइबिलिटी से। देखिए, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो देखिए इस तरह से हमारी 4 कॉलम बनते हैं। ये हो गया हमारा नेटवर्थ का कॉलम और टर्म लाइबिलिटी का कॉलम, ये हो गया करंट लाइबिलिटी का कॉलम, ये हो गया फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट का कॉलम, और ये हो गया करंट एसेट का कॉलम। अब देखिए, आपकी करंट एसेट अगर ज़्यादा नहीं है करंट लाइबिलिटी से, तो आपको करंट रेशो में इशू आएगा। करंट रेशो कैन बी मेंटेन्ड if the enterprise is not able to bring in the required amount of net working capital, it will feel liquidity crunch and business operations will be affected. In such case, बैंक में provide working capital term loan। ऐसे केस में जहाँ पे इनका करंट रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा है, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन भी बैंक करती है। ठीक है ना, तो ये करंट रेशियो, करंट एसेट आपकी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए, करंट एसेट ज़्यादा है तो करंट एसेट का कुछ पार्ट जो है यहाँ से आपको फंड किया हुआ है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंड किया हुआ है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन भी बैंक कई बार प्रोवाइड करता है, तो क्योंकि बोरोवर को मार्जिन लाना होता है और मार्जिन अगर उसके पास नहीं है तो ऐसे केस में अगर नेट वर्किंग कैपिटल नहीं है तो उसको लिक्विडिटी क्रंच रहेगा, तो उस केस में बैंक जो है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन भी उसका कंसीडर करता है। ओके, आगे चलते हैं। वर्किंग कैपिटल लोन आर नॉर्मली सैंक्शन फॉर 1 ईयर बट आर पेबल ऑन डिमांड। देखिए, जो हम सीसीओडी लिमिट देते हैं वो कितने पीरियड के देते हैं, 1 साल के लिए। आप देखते होंगे ना, बैलेंस शीट में ओडीसीसी जो है उसको हम करंट लायबिलिटी में लेते हैं। क्यों लेते हैं करंट लायबिलिटी में? करंट लायबिलिटी में वो आइटम आते हैं जिनका 1 साल के अंदर रीपेमेंट करना होता है, 1 ईयर के अंदर रीपेमेंट जिनका करना होता है वो करंट लायबिलिटी में आते हैं। तो वर्किंग कैपिटल को या तो आपको रिन्यू करना है या रिव्यू करना है, 1 साल से ज़्यादा आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। टर्म लोन्स जबकि जो पेबल होते हैं उनका एक रीपेमेंट शेड्यूल बनता है, उसके हिसाब से पेबल होते हैं, विच इज स्टिपुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ सैंक्शन। जब टर्म्स एंड कंडीशन हम बनाते हैं तो उसमें टर्म लोन्स के रिपेमेंट की कंडीशन डालते हैं। देयरफॉर फॉर द पर्पज ऑफ मैचिंग एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बैंक,
टर्म लोन्स आर कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म एसेट वाइल वर्किंग कैपिटल आर कंसिडर्ड शॉर्ट टर्म एसेट। जैसा मैंने अभी बताया, जो वर्किंग कैपिटल है वो हम शॉर्ट टर्म कंसीडर करते हैं और टर्म लोन लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करते हैं। देखिए, टर्म लोन 3 साल से ज़्यादा का होगा हमेशा, 5 साल का हो सकता है, 7 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है। प्रोजेक्ट लोन तो 30 साल तक के होते हैं। However, an enterprise continue to enjoy working capital till its working is satisfactory while the term loan gets repaid over a period of time। देखिए, आपने एक टर्म लोन दिया और टर्म लोन का पीरियड था 7 ईयर्स। अब 7 ईयर्स में ईएमआई के थ्रू या जो भी आपने मैकेनिज्म तय किया उससे टर्म लोन तो पेमेंट हो गया, ये अकाउंट तो क्लोज हो गया, परंतु आपने इसको एक सीसी लिमिट भी दे रखी है। अब सीसी लिमिट हालांकि आपने 12 महीने के लिए दिए, पर हर 12 महीने के बाद ये इसको रिन्यू करा लेता है, रिव्यू करा लेता है, और हो सकता है आप इसको एनहेंसमेंट भी दे दें। क्योंकि देखिए, कारण क्या है, बैंक को अच्छे बोरोवर्स की हमेशा ज़रूरत रहती है। अगर इसका वर्किंग कैपिटल अकाउंट सेटिस्फैक्ट्री है, टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट बराबर आ रही है, तो बैंक हमेशा चाहेगा कि ये अकाउंट बंद नहीं करे, क्योंकि ये यहाँ से अगर क्लोज करेगा तो ये निश्चित रूप से दूसरे बैंक को मूव करेगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल तो उसको चाहिए ना। बिना वर्किंग कैपिटल के तो वो अपना जो बिजनेस है उसको रन कर नहीं सकता। तो वर्किंग कैपिटल उसको चाहिए, तो उसको सीसी लिमिट या ओडी लिमिट लगेगी, और ओडी लिमिट सीसी लिमिट वो बैंक से ही लेगा। तो ये हालांकि कहने के लिए 12 महीने के लिए फैसिलिटी दी जाती है, पर ये साल दर साल चलती रहती है। मुझे याद पड़ता है कि बैंकों में 20-20 साल तक एक कस्टमर अगर जुड़ा हुआ है तो वो 20 साल तक, जिसने 1 लाख से लिमिट शुरू की थी, वो हो सकता है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। तो सीसी लिमिट जो है कहने के लिए 12 महीने के लिए होती है, परंतु ये हमेशा चलती रहती है जब तक उसका अकाउंट सेटिस्फैक्ट्री है। जबकि टर्म लोन का ऐसा है, टर्म लोन जो दिया है वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसका पेमेंट हो जाता है। अब देखिए, टर्म लोन में हम क्या करते हैं। टर्म लोन का जो रीपेमेंट होता है वो फ्यूचर कैश फ्लो से होता है। फ्यूचर कैश फ्लो से कैसे, छोटा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले समझो आपने एक ऑटो रिक्शा के लिए लोन दिया। एक बंदा है जो ऑटो रिक्शा खरीदना चाहता है, उसका ऑटो रिक्शा है 2 लाख रुपए का। अब आप इसका कैसे रिपेमेंट तय करेंगे कि ये ईएमआई इसकी पे कर पाएगा या नहीं। तो आप क्या करेंगे कि ऑटो रिक्शा उसका कितना टाइम चलता है, पर डे कितना चलेगा, कितना फ्यूल खर्च करेगा, कितना ड्राइवर का खर्चा है, या एक कार का लोन किया आपने, छोटी कार का, टैक्सी का लोन किया, ठीक है ना, ये सब उसका आउटफ्लो है। अब वो कितनी सवारियां बिठाएगा, पर डे कितने घंटे काम करेगा, कितना पैसा चार्ज करेगा, ये सब इसका इनफ्लो है। अब इनफ्लो आउटफ्लो को माइनस करके आप इसका जो है प्रॉफिट निकालेंगे, पीएटी जिसको कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। इसका प्रॉफिट जब आपने निकाल लिया तो प्रॉफिट के बेसिस पे आप डीएससीआर निकाल लेंगे। अगर इसका डीएससीआर सेटिस्फैक्ट्री है, साल दर साल इसका डीएससीआर या तो कांस्टेंट है या बढ़ रहा है, ठीक है। डीएससीआर क्या है आपका, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डीएससीआर का आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस डेप्रीशिएशन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट, प्रिंसिपल ईएमआई, प्रिंसिपल जो है इंस्टॉलमेंट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जो डीएससीआर हम लेके चलते हैं, डीएससीआर जो कैलकुलेट करते हैं टर्म लोन में, उसी के बेसिस पर टर्म लोन का अप्रेजल किया जाता है। वाइल फॉर वर्किंग कैपिटल लोन द लिक्विडिटी रेशियो एज्यूम ग्रेटर इंपॉर्टेंस। जबकि आप वर्किंग कैपिटल अगर लिमिट देंगे तो वर्किंग कैपिटल में आप डीएससीआर नहीं निकालेंगे, वहाँ पे आप लिक्विडिटी रेशियो निकालेंगे, करंट रेशियो निकालेंगे, उसका क्विक रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। तो टर्म लोन के लिए डीएससीआर लेते हैं। डीएससीआर आपका फ्यूचर कैश फ्लो से आएगा, फ्यूचर में जो पैसा वो कमाएगा। आप देखिए, माना आपने एक हाउसिंग लोन दिया, हाउसिंग लोन भी एक तरह का टर्म लोन ही है जो इंडिविजुअल को हम देते हैं, परंतु हाउसिंग लोन फ्यूचर इनकम से नहीं आता, उसकी प्रेजेंट इनकम से आएगा, क्योंकि हाउस से आपको कोई भी इनकम नहीं हो रही है, ठीक है ना। जबकि आपने एक मशीन का लोन दिया, एक मशीन खरीदने के लिए लोन दिया। अब मशीन क्या करेगी, ये कमर्शियल एक्टिविटी करेगी, तो मशीन से जो कमर्शियल एक्टिविटी होगी उससे कितना इनकम जनरेट होगी, उस इनकम से इसका रीपेमेंट होना है। जबकि हाउसिंग लोन का रीपेमेंट फ्यूचर इनकम से नहीं होना है, वो जो रेगुलर जो एग्जिस्टिंग इनकम है उसी से होना है। हर साल जो पैसा कमाता है, वो जो भी बिजनेस कर रहा है उससे पैसा कमाता है, उससे उसका रीपेमेंट होना है। तो यहाँ पे हम डीएससीआर कैलकुलेट करते हैं। हाउसिंग लोन में हम डीएससीआर कभी भी कैलकुलेट नहीं करते, मशीन के केस में हम डीएससीआर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि फ्यूचर इनकम से उसका रीपेमेंट होना है, ठीक है। जबकि वर्किंग कैपिटल लिमिट देते हैं तो उसमें हम करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये सब कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं रीपेमेंट शेड्यूल की। देखिए, जब हम रीपेमेंट की बात करेंगे, कुछ टर्म लोन ऐसे होते हैं जो ईएमआई बेस्ड होते हैं, जैसे सैलरीड क्लास है माना,
तो सैलरीड क्लास की इनकम कांस्टेंट है, उसका जो रीपेमेंट आएगा वो ईएमआई के थ्रू आएगा। माना आप एग्रीकल्चरिस्ट को लोन दे रहे हैं तो उसका क्रॉपिंग पैटर्न देखना पड़ेगा कि क्रॉप उसकी कितने दिन में होती है। अगर 6 महीने में हो रही है तो 6 महीने का रिपेमेंट, साल भर में क्रॉप आ रही है तो साल भर का रिपेमेंट। माना किसी इंडस्ट्री को लोन दे रहे हैं तो वहाँ पे उसका रिपेमेंट अलग तरीके से होगा, हो सकता है मंथली हो सकता है क्वार्टरली हो सकता है हाफ ईयरली हो, या हो सकता है वो बुलेट पेमेंट भी करे, एक ही बार में सारा पेमेंट कर दे। तो ये डिफरेंट वे हैं। देखिए, देयर इज नो यूनिफॉर्म रिपेमेंट शेड्यूल फॉर ऑल टर्म लोन, ईच टर्म लोन हैज इट्स ओन पेक्यूलियर रिपेमेंट schedule depending upon the cash surplus of the borrower. Thus, in case of salaried person where income level is constant, the repayment can be through EMI system. And in case of farmer, the repayment of principal and interest may be coincide with the cropping pattern, जैसे जैसे उसकी क्रॉप आती जा रही है। इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज नॉर्मली बैंक्स स्टिपुलेट मंथली क्वार्टरली रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल along with all the accumulated interest. In some cases the entire repayment may be in one installment, जिसको हम बुलेट पेमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तरीका चलता है आपका टर्म लोन में। अब बात करते हैं हम डेफर्ड पेमेंट गारंटी की। ये तो बात की हमने टर्म लोन की। डेफर्ड पेमेंट गारंटी कहाँ इस्तेमाल होती है और टर्म लोन में और इसमें बेसिकली क्या फ़र्क जाएगा। देखिए, पहले आप समझिए आपने एक मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू है 5 करोड़ रुपए। ये मशीन हमने खरीदी किसी दूसरे कंट्री से मंगाई, समझिए यूएसए से मैंने मशीन मंगाई है। तो जो बायर है वो क्या करता है, 1 करोड़ रुपए का तो पेमेंट कर देता है इसको इंस्टेंट पेमेंट। अभी बचा 4 करोड़ रुपए। अब उसको पता नहीं है कि यूएस से जो मशीन आएगी वो मशीन की क्वालिटी क्या है, इंस्टॉलेशन कितने दिन में होगा, इंस्टॉलेशन के बाद उसका वर्किंग कैसी रहेगी। तो ये क्या चाहता है, सेफर साइड चाहता है। सेफर साइड के लिए इसने क्या किया, टर्म लोन लेके, देखिए एक तो टर्म लोन लेके 5 करोड़ का पेमेंट कर दिया, एक तरीका तो ये हो सकता है, यानी इसमें मार्जिन दे के पेमेंट कर दिया। और दूसरा तरीका है उसका डेफर्ड पेमेंट गारंटी। डेफर्ड यानी पेमेंट को डेफर कर दिया। अब ये जो 4 करोड़ रुपया है उसने 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, Q1, Q2, Q3 और Q4। पहला जो 1 करोड़ है, जब मशीन वहाँ से शिप हो जाएगी इंडिया में तब उसने ये पेमेंट कर दिया। फिर जब यहाँ पे इसको इंस्टॉलेशन हो जाएगा तब हो जाएगा। फिर ये फर्स्ट ट्रायल जब रन होगा तब तीसरा पेमेंट हो जाएगा। तो फोर्थ ट्रायल फाइनल रन होगा जब चौथा पेमेंट हो जाएगा। तो इससे इसको भी सेफ्टी हो गई कि इसका पैसा फंसा नहीं है, और जो सेलर है उसको बैंक से गारंटी मिल गई। भाई डेफर्ड पेमेंट गारंटी में क्या है, पेमेंट को डेफर कर दिया गया है। ये भी एक तरह का टर्म लोन ही है, पेमेंट को डेफर कर दिया गया और बैंक ने उसकी गारंटी दे दी है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। टर्म लोन जहाँ पे फंड बेस्ड है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी नॉन फंड बेस्ड है, बस इतना फ़र्क है। द रिस्क इन्वॉल्व इन डेफर्ड पेमेंट गारंटी आर सेम एज दोज इन द टर्म लोन एंड देयरफॉर द अप्रेजल फॉर द डेफर्ड पेमेंट गारंटी सेम फॉर टर्म लोन। बोथ टर्म लोन एंड डेफर्ड पेमेंट गारंटी आर यूज टू एक्वायर कैपिटल एसेट। दोनों एक ही चीज़ में काम आएंगे, मशीन खरीदनी है या कुछ और इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं तो उसके लिए काम आएंगे। मेन डिफरेंस है फंड्स का आउटले। टर्म लोन में फंड्स का आउटले इमीडिएट हो जाएगा, जबकि डेफर्ड पेमेंट गारंटी में फंड्स का आउटले ये इंस्टॉलमेंट में होगा। इस केस में जो है इंस्टॉलमेंट में फंड्स का आउटले होगा, यही इसमें बेसिकली फ़र्क रहता है। यहाँ दिया हुआ भी है, मेन डिफरेंस इज फंड आउटले। टर्म लोन इज फंड बेस्ड फैसिलिटी वेयर एज डेफर्ड पेमेंट गारंटी इज नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म लोन और डेफर्ड पेमेंट गारंटी में क्या फ़र्क रहता है, कहाँ पे हम डेफर्ड पेमेंट गारंटी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आगे बात करेंगे टर्म लोन और प्रोजेक्ट लोन का जो अप्रेजल करते हैं उसमें क्या फ़र्क रहता है। देखिए, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट लोन का अप्रेजल करेंगे तो टर्म लोन में जो अप्रेजल करते हैं वो तो फॉलो होगा ही होगा। जो प्रोजेक्ट लोन का हम अप्रेजल करेंगे उसमें कुछ एक्स्ट्रा अप्रेजल भी हमको करने होते हैं, परंतु इसका उल्टा नहीं है। प्रोजेक्ट लोन में जो अप्रेजल करते हैं वो टर्म लोन में काम नहीं आएगा। टर्म लोन का जो अप्रेजल है नॉर्मल अप्रेजल वो प्रोजेक्ट लोन में काम आएगा, परंतु प्रोजेक्ट लोन का अप्रेजल टर्म लोन में काम नहीं आएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। The difference can be summarized as under. In project finance, all long-term requirement of project including capital asset acquisition, margin for working capital are appraised. In addition, the management appraisal, हाँ यहाँ से देखिए आप, देखिए ये तो वही है जो हम टर्म लोन में करते हैं। कैपिटल एसेट जो एक्वायर कर रहे हैं, मार्जिन जो चाहिए वो सब हम अप्रेज करेंगे इसमें। देखिए टर्म लोन के साथ में वर्किंग कैपिटल का भी हम अप्रेजल करते हैं। ठीक है, इन एडिशन द मैनेजमेंट अप्रेजल, इसके अलावा फाइनेंशियल अप्रेजल, इसके अलावा एनवायरमेंटल अप्रेजल। क्योंकि आप समझिए जैसे आपने एक रोड प्रोजेक्ट के लिए लोन किया,
ठीक है, ये रोड प्रोजेक्ट का लोन है आपका 30 ईयर्स का। अब यहाँ पे आपको ज़मीनें भी एक्वायर करनी होती हैं, क्योंकि जो ज़मीनें आएंगी रास्ते में, माना रोड बनाना है तो उसके लिए भी उनको एक्वायर करना होता है। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट एक्वायर करती है, परंतु यहाँ पे कोई लिटिगेशन हो गया, कोई स्टे ऑर्डर आ गया तो ये डिले भी हो सकता है, इसमें टाइम लग सकता है। इसलिए सारे अप्रेजल्स पहले से करके चलने पड़ते हैं प्रोजेक्ट लोन में, क्योंकि प्रोजेक्ट लोन का पीरियड काफ़ी लंबा होता है। ओके, इन टर्म लोन अप्रेजल एस्पेक्ट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट एक्विजिशन आर अप्रेज, एस्पेक्ट सच एज मार्जिन ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नॉट इन्वॉल्व। देखिए, टर्म लोन का जो अप्रेजल करते हैं उसमें वर्किंग कैपिटल का अप्रेजल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर कैश फ्लो पे हम करते हैं, परंतु यहाँ पे हम दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। टर्म लोन का जब अप्रेजल करेंगे उसके साथ वर्किंग कैपिटल का भी अप्रेजल करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे टाइम टू टाइम इनको पैसे की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, और ये सारा जो इसका रीपेमेंट आना है वो सब फ्यूचर इनकम से आएगा। तो यहाँ पे जब हम अप्रेजल करते हैं, प्रोजेक्ट का अप्रेजल करते हैं, तो टर्म लोन का और वर्किंग कैपिटल का दोनों का अप्रेजल करते हैं। फर्दर इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग एक्टिविटी, व्हेन एडिशन ऑफ सम इक्विपमेंट इज इन्वॉल्व, डिटेल अप्रेजल इज नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ एग्जिस्टिंग एक्टिविटी है वहाँ पे अगर कोई और इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो डिटेल अप्रेजल की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से अप्रेजल कर चुके हैं। कुछ ऐड लेस करना है तो वो तो उसमें चलेगा। अब आप देखिए आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये जो एडिशनल एक्टिविटी हैं उनको प्रोजेक्ट अप्रेजल में किस तरह से करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट अप्रेजल कैन बी ब्रॉडली टेकन इन द फॉलोइंग स्टेप्स। जब प्रोजेक्ट अप्रेजल करेंगे तो वहाँ पे 3 चीज़ों पे खास ध्यान देंगे, मैनेजरियल अप्रेजल, दूसरा है टेक्निकल अप्रेजल, और तीसरा है आपका इकोनॉमिक अप्रेजल। मैनेजरियल अप्रेजल में क्या देखते हैं, क्रेडेंशियल्स ऑफ द प्रमोटर्स, जो भी प्रमोटर हैं उस कंपनी के, उनकी मार्केट रेपुटेशन कैसी है, उनका ऑरा कैसा है मार्केट में, क्या पिछले प्रोजेक्ट को टाइम से पूरा किया है उन्होंने, क्या बाहर जिनसे पैसा लेते हैं उनको टाइम से पेमेंट करते हैं, प्रमोटर्स की रेपुटेशन क्या है, उनकी क्रेडेंशियल्स क्या है, ये टर्म जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है उसमें काफ़ी मायने रखती है। दूसरा है फाइनेंशियल स्टेक ऑफ द प्रमोटर। इसका मतलब क्या है, प्रमोटर का खुद का उस कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है, क्या कंटिजेंसी के केस में एक्स्ट्रा पैसे का अरेंज कर सकता है। देखिए, जो मैनेजरियल अप्रेजल है उसमें प्रमोटर का अप्रेजल ही मेन काम आता है। प्रमोटर माना कुछ और फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर हाथ खड़े कर देगा कि साहब मेरे पास तो इतना ही पैसा है। तो प्रमोटर ऐसा होना चाहिए जो कंटिजेंसी के केस में एक्स्ट्रा पैसा अरेंज कर सके। देखिए, जब प्रोजेक्ट लोन हम करते हैं तो उसमें मार्केट कंडीशंस कई बार चेंज हो जाती हैं। माना कोई पॉलिटिकल चेंज होगा, गवर्नमेंट चेंज, आपने 30 साल का लोन किया, उसमें 4 बार गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, तो आपको मैनेजरियल एस्पेक्ट इसमें देखना होता है कि प्रमोटर्स कैसे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होंगी तो क्या उसको एब्जॉर्व कर पाएंगे ये। इसके अलावा रेटिंग रिपोर्ट्स जो होती हैं उनको भी आपको पढ़ना होता है, उसमें भी मैनेजरियल एस्पेक्ट या प्रमोटर्स के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी हुई होती है। इसके अलावा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, कंपनी है, पार्टनरशिप है, इसमें किसकी कितनी लायबिलिटी बनती है, ये सारे एस्पेक्ट इसमें देखे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है की पर्सन्स, जो बिजनेस को चला रहे हैं उनकी रेपुटेशन क्या है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनके बारे में लोगों की ओपिनियन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट अप्रेजल में बहुत मायने रखती हैं। तो मैनेजरियल एस्पेक्ट एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे आपको ध्यान देना है प्रोजेक्ट अप्रेजल में। अब बात करते हैं हम टेक्निकल अप्रेजल की। जब भी हम प्रोजेक्ट को अप्रेज करेंगे तो मैनेजरियल के साथ में टेक्निकल अप्रेजल भी करते हैं। जैसे टेक्निकल में सबसे पहले लोकेशन, जो प्रोजेक्ट डाल रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, इसकी सूटेबिलिटी क्या है, ठीक है, क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, ये टेक्निकल अप्रेजल में सारा आएगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का अवेलेबल है, क्या वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है या नहीं है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है ना। समझो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, समझो एक रोड प्रोजेक्ट के लिए आप प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहे हैं, तो रोड प्रोजेक्ट में सिर्फ रोड बनाना ही इनका काम नहीं होता, इनको सिग्नल्स बनाने होते हैं, होर्डिंग्स बनाने होते हैं, रॉ मटेरियल में भी बहुत सारी चीज़ों के मिक्सिंग के लिए इनको फैक्ट्री की ज़रूरत होती है। तो जगह जगह पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का बना रहे हैं, वहाँ पर किस तरह की सुविधाएँ दे रहे हैं, वो भी इनको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हैं। इसके अलावा
अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडर ऑफ टेक्नोलॉजी, इस केस में टेक्नोलॉजी इनको कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेक्निकल सपोर्ट है या नहीं, टेक्निकल सपोर्ट कौन दे रहा है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिटेल ऑफ प्रोपोज कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितने टाइम में कितना कंस्ट्रक्शन पूरा करना है, जैसे रोड प्रोजेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं, तो कितने टाइम में कितना कंस्ट्रक्शन पूरा करना है ये सब देखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, जो भी प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं उसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, एग्जीक्यूशन के लिए किसको अपॉइंट किया है, टाइम टू टाइम उसके प्रॉपर इंस्पेक्शन होंगे या नहीं होंगे तो उसको किस तरह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का क्या दखल रहेगा, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। रॉ मटेरियल क्या लोकली अवेलेबल है, इंडिजीनियस है या बाहर से आएगा तो उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, उसके लिए क्या अरेंजमेंट इन्होंने किए हुए हैं। इसके अलावा मार्केटिंग अरेंजमेंट क्या है, मार्केटिंग अरेंजमेंट का मतलब रोड प्रोजेक्ट में तो मार्केटिंग का सवाल नहीं है, पर कोई आइटम अगर ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें से कितना हिंदुस्तान में काम आएगा, कितना एक्सपोर्ट होगा, ये सारा भी देखना पड़ेगा। उसके लिए मार्केटिंग के क्या अरेंजमेंट किए हैं ये सब भी हम प्रोजेक्ट अप्रेजल में देखते हैं। और लास्ट में वेस्ट कंट्रोल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, कई यूनिट्स ऐसी होती हैं, माना एक 50 करोड़ रुपया हमने टेंडरी यूनिट को दिया जो शूज बनाती है, ठीक है ना, तो वहाँ वेस्ट कंट्रोल पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। वेस्ट कंट्रोल पे कैसे कि ये जो टेंडरीज की सफाई होती है इससे जो गंदा पानी निकलता है वो नाली में जाएगा या कहीं भी तालाब में जाएगा, तो वहाँ पे वेस्ट कंट्रोल और पॉल्यूशन कंट्रोल के इश्यूज खड़े होंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने परमिशन लिए हैं या नहीं, प्रॉपर इंस्पेक्शंस इसके हुए हैं या नहीं, वो सारे रिकॉर्ड में इनके पास है या नहीं, ये सारा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप प्रोजेक्ट अप्रेजल जब करते हैं तो उसमें ये टेक्निकल जो अप्रेजल है ये काम आता है। और उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक अप्रेजल। इकोनॉमिक अप्रेजल में क्या है, अब देखिए बात आ गई पैसे की। पैसे की बात कैसे आ गई कि जो पैसा लगा रहे हैं उस पर रिटर्न क्या आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, यानी कि एनपीवी क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, पे बैक पीरियड क्या है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ये सारे एस्पेक्ट बैंक को देखने होते हैं जब हम फाइनेंस करते हैं। देखिए जहाँ पे एनपीवी नेगेटिव है फंडिंग नहीं करेंगे, एनपीवी उसकी पॉजिटिव आनी चाहिए। ऐसे ही जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस है, ब्रेक इवन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति आती है। वो ब्रेक इवन कितने दिन में आता है, इनका कितने टाइम में आता है, जितना लंबा पीरियड होगा ब्रेक इवन का उतना ही प्रोजेक्ट रिस्की हो जाएगा। देखिए एक प्रोजेक्ट है जो 1 साल में ब्रेक इवन पे आ जाता है और एक प्रोजेक्ट है जो 3 साल में ब्रेक इवन पे आता है, यानी 3 साल तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस में आने में लग जाएंगे, यानी 3 साल से पहले वो लॉस में ही रहेगा। और एक ये है जो 1 साल में ही नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया, यानी कि 13वें महीने से 13th मंथ से ये प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगा। तो आप किस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना पसंद करेंगे, नेचुरली 1 ईयर वाले को। तो हायर द ब्रेक इवन द रिस्कियर द प्रोजेक्ट, जितना ज़्यादा ब्रेक इवन होगा उतना ही प्रोजेक्ट रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो ये हम जो है इकोनॉमिक अप्रेजल में देखते हैं। इसके बाद है सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब क्या है, एज मार्केट कंडीशंस आर अनसर्टेन, ए स्मॉल चेंज इन द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स, वन सेकेंड, और फिनिश्ड गुड्स मे हैव ए ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। माना एक छोटा चेंज होता है 5% का, 2% का एक चेंज होता है, उसकी वजह से रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। चाइना का क्या इम्पैक्ट आ रहा है रॉ मटेरियल पे, लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये सेंसिटिविटी एनालिसिस में आता है। यानी कि हम ये सेंसिटिविटी देखते हैं कि अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, रॉ मटेरियल की प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, तो उसका इस प्रोजेक्ट पे किस तरह से इम्पैक्ट जाएगा। तो ये भी हमको अप्रेजल करना होता है, ठीक है। तो हमने बात की है, देखिए यहाँ पे किस किस के बारे में बात की है, ये मैंने यहाँ डिटेल दिया है। मैनेजरियल एस्पेक्ट में हम क्या देखते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट में क्या देखते हैं, और यहाँ इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हम सेंसिटिविटी एनालिसिस, यहाँ तक हमने इसमें कवर किया है। इस तरह से आपका मॉड्यूल डी का फर्स्ट पार्ट कवर हो रहा है। सेकेंड पार्ट में हम बाकी इश्यूज पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ हमने देखिए क्या क्या कवर किया है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात की हमने टर्म लोन के बारे में कि टर्म लोन क्या होता है। टर्म लोन का अप्रेजल DSCR के बेसिस पे किया जाता है, वर्किंग कैपिटल कंटिन्यू चलती रहती है, ये हमने सारा डिस्कस किया। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के बारे में बात की, फिर हमने बात की डेफर्ड पेमेंट गारंटी के बारे में कि डेफर्ड पेमेंट गारंटी को टर्म लोन के अल्टरनेटिव के तौर पे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने बात की डेफर्ड पेमेंट गारंटी में और इसमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली कहाँ डेफर्ड पेमेंट गारंटी काम आएगी, कहाँ टर्म लोन काम आएगा।
फिर हमने बात की टर्म लोन अप्रेजल और प्रोजेक्ट अप्रेजल में क्या फ़र्क होता है, और यहाँ पे 3 एस्पेक्ट पे हमने खास तौर पे चर्चा की है, मैनेजरियल एस्पेक्ट, टेक्निकल एस्पेक्ट और इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ये टर्म लोन अप्रेजल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके बगैर कोई भी टर्म लोन का अप्रेजल कंप्लीट नहीं होता। अगर ये अप्रेजल बैंकर ने नहीं किया है तो वो टर्म लोन अप्रेजल कंप्लीट नहीं माना जाएगा। हालांकि इसमें बोर्ड इन्वॉल्व होता है, इसमें हायर एग्जीक्यूटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, कोई भी टर्म लोन कर रहे हैं, टर्म लोन का प्रोजेक्ट लोन का मतलब क्या हो गया? प्रोजेक्ट लोन 2 करोड़ 5 करोड़ के नहीं होते हैं। प्रोजेक्ट लोन होगा आपका 500 करोड़ का, 300 करोड़ का, इस तरह के प्रोजेक्ट लोन होंगे। तो ये ब्रांच मैनेजर की पावर में नहीं आते हैं, ये सारे बोर्ड अप्रूव्ड होते हैं। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठते हैं जो सारे एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं कि मैनेजरियल एस्पेक्ट चेक किया है या नहीं, टेक्निकल एस्पेक्ट चेक किया है या नहीं, इकोनॉमिक अप्रेजल इसका प्रॉपरली किया है या नहीं। क्योंकि जो प्रोजेक्ट 20 साल 30 साल चलने वाला है उसमें बैंक को सारे एस्पेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। 5 साल बाद माना गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो गवर्नमेंट चेंज होते से ही किस तरह से इस पर इम्पैक्ट आएगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, इकोनॉमिक अप्रेजल में, ये सारी चीज़ें भी बैंक देखता है। तो ये हमने मेथड्स समझे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट अप्रेजल के। ओके फ्रेंड्स, चलिए रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कवर इन द सेकेंड वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।